गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हम लोग जो दूसरा सेशन था उसमें हम लोग जो है जस्ट बिकॉज की जो है गवर्नर मध्य प्रदेश जो है एक्स गवर्नर मध्य प्रदेश उनकी डेथ के कारण जो है कल शाम का सेशन नहीं हो पाया था। कल शाम आपके सेशन में निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में बातचीत करने वाले थे, बट हमें ये कैंसिल करना पड़ा था। अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि अपने सारे जो साथी लोग हैं, जो आपके डाइट के लोग हैं, उनसे आप अनुरोध कर लीजिए, आप उनसे बातचीत कर लीजिए कि वो जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि निदेशक महोदय जो है ये टिप्पणी करें कि जो हमारे डाइट के नव नियुक्त प्रवक्ता हैं वो जो है SCERT या डाइट के जो है दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने सारे साथियों को बोल दें कि वो आकर के ज्वाइन कर लें। अभी 5-10 मिनट में डायरेक्टर साहब जो है अभी आने वाले हैं। आज जो है हम लोग दो चीज़ों पे बातचीत करेंगे। एक तो जो है NCERT न्यूपा और जो NCT है, ये जो है NCT जो है टीचर एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी है, और न्यूपा जो है एक पहले यूनिवर्सिटी हो गया था, फिर से इंस्टीट्यूट हो गया है। ये एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है और ये देश भर में जितने भी प्रकार की एजुकेशनल प्लानिंग होती हैं उस पे काम करता है। उस पे देश भर के सारे संस्थानों को सलाह देता है और स्कूल लीडरशिप पे जो है ट्रेनिंग देता है और हर स्टेट को स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम तैयार करने में और मटेरियल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। और जो तीसरा है वो भी एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, आप लोग सब लोग नाम से परिचित हो गए। एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है NCERT। NCERT के फंक्शनिंग के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। और अभी जो है हम लोग निदेशक महोदय मोस्ट प्रॉब्ली जो है बेसिक एजुकेशन पे बातचीत करेंगे कि बेसिक एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर है और बेसिक एजुकेशन में कौन कौन सी नई चीजें चल रही हैं। तो तनवीर एक बार चले जाओ, सर से पूछ लो, अगर आ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं। अरे नहीं, यही ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो। हाँ, अब एक सेकंड उसमें लिख के देखो, लिखा जा रहा है कि नहीं। डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा, ये एक सेकंड ये एक सेकंड PPT मोड भी हम चला के देख लेते हैं। तो ये जो है अभी 2 मिनट इंतजार कीजिए, क्योंकि हम निदेशक महोदय का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, आइए। तनवीर यहाँ से कैसे जाएगा? सर इधर ही आना होगा, या तो इसको मोड़ के रखो। सो हमारे बीच में निदेशक SCERT और शिक्षा निदेशक बेसिक पधार चुके हैं। मैं सर का अपने सारे DLED के जो डाइट के नवनियुक्त प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से सर का इस इंडक्शन ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं और सर से अनुरोध करता हूं कि
हमारे प्रतिभागियों के साथ जो है बेसिक शिक्षा विभाग के स्ट्रक्चर और साथ में उनके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और आशीर्वचन देने का कष्ट करें। सर, अभी तक हमने कल जो है SCERT के बारे में एक पूरा चर्चा की थी उनके साथ। SCERT का क्या स्ट्रक्चर है, उसके यूनिट्स का क्या स्ट्रक्चर है और SCERT कौन कौन से काम करता है, SCERT के बारे में केवल डिस्कशन हुआ था। आज जो है हम लोग बेसिक एजुकेशन के बारे में, बेसिक एजुकेशन विभाग के बारे में टॉप टू बॉटम मींस डायरेक्टरेट से लेकर के और BO लेवल तक, स्कूल लेवल तक बातचीत करेंगे। और दूसरा जो है हम लोग बातचीत करेंगे डाइट्स के बारे में। ये दो हमारे स्टेट की चीजें होंगी और 3 हम चीजों की बात करेंगे जो नेशनल लेवल की हैं। उसमें NCERT है, न्यूपा है और जो है NCTE है। तो इन तीनों के बारे में एक सेशन दोपहर के बाद वाला होगा और ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें बेसिक एजुकेशन और डाइट्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो सर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सर हमारे प्रतिभागियों से बातचीत करने का कष्ट करें। नमस्कार। डाइट के जितने लेक्चरर्स और सीनियर लेक्चरर्स, डाइट प्रिंसिपल्स अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो मैं सबको अपनी शुभकामना देता हूँ। 3-4 बातें मैं आपसे कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो नए डाइट लेक्चरर्स आए हैं उनको अपने रोल के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता हो, उनको क्या काम करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या उत्तरदायित्व हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे। डाइट की अपने आप में क्या भूमिका है, प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग के मामले में, असेसमेंट के बारे में, रिसर्च एंड अप्रेजल के बारे में, तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि किस तरह का काम डाइट्स में होता है। आपने पता किया भी होगा, चर्चा की होगी और पढ़ा भी होगा। यह सोचा गया था कि जो नए लोग आए हैं उनको अपने कामकाज के बारे में, SCERT की भूमिका के बारे में, SCERT की यूनिट्स के बारे में, किस तरह का स्पेशलाइज्ड काम है वो आपसे शेयर किया जाए। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। मैं आपसे सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहा है तो भी काम का हिस्सा समझकर, अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा समझकर आप इसमें शामिल हो जाइए, पार्टिसिपेट करिए। और अगर आपके कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं, कोई मशवरा है, कोई आइडिया है आपका, कोई विचार है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में डालिए। जो डाइट्स के लेक्चरर्स के प्रोफेशनल सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं देख के बहुत निराश हो जाता हूँ कि जो प्रोफेशनल ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के बारे में, जिस विषय के वो प्रवक्ता है उसके बारे में एक शब्द नहीं दिखाई देता है, बल्कि अन्य अन्य विषयों पर चर्चा होती रहती है और बड़े बड़े कमेंट्स देखता रहता हूँ। बहुत सारी सामग्री ऐसी ही शेयर की जाती है ग्रुप में जिसका उस प्रोफेशनल ग्रुप के काम धाम से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है और मुझे लगता है कि ये स्वीकार भी नहीं है। मैं इसलिए भी निराश हो जाता हूँ कि जिस मकसद से ये ग्रुप बनाया गया था कि लाइक माइंडेड लोगों का ये एक प्रोफेशनल कम्युनिटी की तरह से जो ये इवॉल्व होगा, ये विकसित होगा, वह होने के बजाय कुछ और चर्चा का विषय वहाँ होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यह जो फोरम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो इस तरह की चर्चा के लिए नहीं बनाया गया है। इसको बहुत स्ट्रांगली मैं कह रहा हूँ। तो आगे से आप इसका ध्यान रखेंगे कि इस प्रोफेशनल ग्रुप में अगर आपको कोई चीज़ डालनी है तो आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से, आपकी विशेषज्ञता से, आपके कामकाज से संबंधित हो, तभी उसका स्वागत किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो प्रोफेशनल ग्रुप बनाया गया है, लर्निंग कम्युनिटी बनाई गई है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो अगर वो साइकोलॉजी के लेक्चरर्स हैं और गाइडेंस काउंसलिंग के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, तो अगर आप अपने क्षेत्र से, विषय से संबंधित, अपने एक्सपर्टीज से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
कोई आपका इनोवेटिव आइडिया है जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में साझा करिए। उसके बारे में रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप डॉक्यूमेंट शेयर करिए। कोई नई रिपोर्ट आई है जो आपने पढ़ा हो और आपको बहुत उपयोगी लगता हो तो उसको आप साझा करिए। ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित होगा, थोड़ा बहुत सेकेंडरी एजुकेशन पे भी हम लोग काम करते हैं, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन से भी संबंधित हो सकता है। मैं रिपीट करता हूँ कि जो विषय का डोमेन है, विषय का जो दायरा है, उससे संबंधित अगर आप कोई रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस, सर्वे, असेसमेंट कोई आपने नया पढ़ा है तो आप उसको शेयर करिए। मैं कला प्रवक्ताओं के ग्रुप में देख रहा था, तो अभी तक जब से ये ग्रुप बना हुआ है कला प्रवक्ताओं का, उसमें कला से संबंधित कोई आर्ट, डिजाइन, इलस्ट्रेशन, कोई प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं दी कि जिससे ये पता चले कि ये कला के विशेषज्ञों का एक ग्रुप है। ये बहुत निराशाजनक है। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के ग्रुप्स में मैं देखता रहता हूँ, मैं उन सभी में शामिल हूँ, मैं देखता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को विज्ञान कैसे सिखाएं, केमिस्ट्री कैसे सिखाएं, फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे सिखाएं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मैथमेटिक्स का जो ग्रुप है उसमें मैथमेटिक्स सिखाने के बारे में, मैथमेटिक्स पढ़ाने के बारे में, मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद असेसमेंट के बारे में, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आप विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सिखाने के लिए या गणित सिखाने के लिए अगर आप एक्टिविटी कार्ड्स बना सकते हैं, एक्टिविटी कार्ड्स माने कोई एक गतिविधि जो कक्षा में कराई जा सके, उसको एक छोटे से कार्ड पे डिजाइन कर लिया जाए जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल की तरह होगा, जिसका उपयोग बच्चे कर सकते हैं और शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो सीरीज ऑफ एक्टिविटी कार्ड्स या सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप बना सकते हैं। आपकी विशेषज्ञता का फायदा हमको ये होगा, क्योंकि इस समय स्कूल के भ्रमण से कोई फायदा नहीं है, स्कूल्स बंद है। तो जब स्कूल खुलेंगे, आप स्कूल जाएंगे, वहाँ बच्चों से और शिक्षकों से मिलेंगे, मेंटरिंग करेंगे, वो काम हम बाद में शुरू करेंगे। लेकिन अभी इस समय का इस्तेमाल करके मैं एक काम सुझा सकता हूँ कि आप बच्चों को सिखाने के लिए, टीचर्स के सेल्फ लर्निंग के लिए इस तरह के एक्टिविटी कार्ड्स बनाइए। अगर आप कोई प्रयोगों की श्रृंखला बनाना चाहते हैं जो कक्षा में कराए जा सकते हैं, कक्षा में उपलब्ध सामग्री से कराए जा सकते हैं या लो कॉस्ट मटेरियल से कराए जाते हैं, तो उनकी एक सीरीज आप डिजाइन कर सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि इसमें अगर केमिस्ट्री का ग्रुप है या फिजिक्स का ग्रुप है, तो ग्रुप के सभी लोग मिल के इस काम को कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। दो दो चार चार के ग्रुप बना के आपस में, जिससे आपकी जो वेवलेंथ मिलती हो, जिससे आपका अच्छा रैपो हो, जो आपके दोस्त हों, ऐसे लोगों का एक छोटा प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बना के भी आप ये काम कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हर डाइट लेक्चरर को ये बोला गया है कि वो एक न एक प्रोजेक्ट कार्य सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट का आउटलाइन क्या होगा, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, इसको लिखते हुए आप पूरा एक प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे। काफ़ी जगह से आया है लेकिन काफ़ी लोगों ने सबमिट नहीं किया है। मैं अलग अलग किसी का नाम नहीं लूँगा या अलग अलग किसी डाइट का नाम नहीं लूँगा। तो डाइट प्रिंसिपल से भी एक्सपेक्टेशन है, सीनियर लेक्चरर से भी एक्सपेक्टेशन है, और जितने कला प्रवक्ता या सांख्यिकी के प्रवक्ता हो या उर्दू के प्रवक्ता हो या हिंदी के प्रवक्ता हो, जिस विषय के भी प्रवक्ता हैं, आप अपने विषय से संबंधित प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस बना के भेजिए और उस पर आप टाइमलाइन देंगे कि कितने समय में ये प्रोजेक्ट कार्य पूरा होगा। 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना। मैं 5 साल के प्रोजेक्ट लेने के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लिए जाए, किसी भी एरिया से संबंधित हो सकता है, वो आपके डोमेन नॉलेज से संबंधित होना चाहिए। डोमेन नॉलेज माने जिस विषय में आपने पढ़ाई की है और जिस विषय में आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जिस विषय में आपको ये काम मिला हुआ है। मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ट्राई टू इनोवेट। किसी काम को करने का एक तरीका जो पारंपरिक होता है, जिसको हम लगातार करते रहते हैं, हमको लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। मेरा ये मानना है कि अगर आप क्रिएटिव ढंग से सोचें, आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचिए, थोड़ा डाइवर्जेंट थिंकिंग करिए, तो आपको उसमें एक नया रास्ता सुझाई देगा। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से सीख सकें, जिस कक्षा में हैं, जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें उस लेवल को प्राप्त करें। तो इसके लिए अगर आप कोई एक इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। कोई आप इनोवेटिव प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आपका बहुत स्वागत है। कोई आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसका बहुत स्वागत है।
कोई आप थीसिस लिखना चाहते हैं, कोई आप सर्वे करना चाहते हैं, कोई आप असेसमेंट करना चाहते हैं, उसका बहुत स्वागत है। मेरा फोकस ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति का एहसास सभी को हो कि नए प्रवक्ता आए हुए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी संख्या में डाइट्स में नए लेक्चरर्स आए हैं। दे आर यंग, दे आर न्यू। वो अभी यूनिवर्सिटी से निकल के या अपने कहीं काम कर रहे थे वहाँ से निकल के यहाँ आए हैं। तो उनके आने से डाइट के कार्यशैली पे, डाइट की कार्य संस्कृति पे, डाइट के इकोसिस्टम पे प्रभाव दिखाई देना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, अदरवाइज रीजन से नहीं कि ऐसा काम करने के आप सब लोग आपको जानने लगे। ऐसा कोई काम ना करिए। ऐसा काम करिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, सकारात्मक रूप से हो। ठीक है। आखिरी बात जो मैं ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप ग्रो करते हैं। आपने जो पढ़ाई की है, पीएचडी किया है, एमएड किया है, बीएड किया है, दैट इज फाइन। इसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, आपके अंकों की वजह से, आपकी योग्यता की वजह से, आपकी डिग्री की वजह से, आपकी परीक्षा की वजह से, आपके इंटरव्यू की वजह से आपका चयन हुआ है इस पद के लिए। वो बहुत अच्छी बात है। आपके बहुत सारे साथी सेलेक्ट नहीं हो सके, आपको ये अवसर मिला है, ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने नॉलेज डोमेन को, जो अभी तक आपने पढ़ाई किया है, उसको रीडिफाइन करिए। रीडिफाइन करने का मतलब ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होते तो आपको दूसरे ढंग का काम करना पड़ता, आप कॉलेज में पढ़ाते तो आपको दूसरे ढंग का काम करना पड़ता। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में आप काम करेंगे तो आपको दूसरे ढंग का काम करना पड़ेगा। तो आपका अपना जो नॉलेज डोमेन है, आपके ज्ञान का जो दायरा है, फलक है, उसको आप फिर से पुनः परिभाषित करिए, फिर से पढ़िए। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप ग्रो नहीं करते। जीवित होने का एक ही लक्षण है, एक प्रमुख लक्षण है कि ग्रोथ होती है उसमें। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो अब आपकी बॉडी में, आपके फीचर में, आपके व्यक्तित्व में अगर कोई आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप फिजिकल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भी ग्रोथ होगी वो मेंटल ग्रोथ होगी, आपके नॉलेज के स्तर पर ग्रोथ होगी, आपके सोच के स्तर पर ग्रोथ होगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप नया पढ़िए। आपको जो विषय अच्छा लगता हो आप उस पर पढ़िए। आप बुक रिव्यू लिख सकते हैं, आप कोई नई किताब लिख सकते हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। आप प्रशिक्षण से संबंधित कोई किताब लिख सकते हैं, कोई पेपर लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ने की आदत फिर से शुरू करिए, जैसे यूनिवर्सिटी में करते थे, जैसे कॉलेज में करते थे। और मेक श्योर लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, जहाँ से भी आपको अच्छी सामग्री मिलती है आप उससे खोजिए और उसको पढ़िए। जो लोग बोल सकते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, जिनका ओरेशन स्किल अच्छा है, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट से संबंधित, विषय से संबंधित, अपने डोमेन नॉलेज से संबंधित छोटे छोटे वीडियोस बनाने चाहिए। मैंने यहाँ से पत्र भिजवाए हैं डाइट्स को, वहाँ से डाइट लेक्चरर्स के वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास। मैं देख के बहुत निराश हो जाता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाने के पहले कोई मेहनत नहीं की गई है, कोई अभ्यास नहीं किया गया है, कोई परिश्रम नहीं किया गया है, कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट किया गया है। मैं रिपीट करता हूँ कि आप जब वीडियो बनाते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं डीएलएड के छात्रों के लिए, तो उसमें लगता है कि बस माइक और कैमरा ऑन हो गया, आप उसके सामने बैठ गए हैं और आपने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए पहले एक रूपरेखा बना ली जाए, उसका एक टेम्पलेट बना लिया जाए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बना लिया जाए, उसकी सिनॉप्सिस जैसे तैयारी करते हैं उस तरह से बना लिया जाए और उसका रिहर्सल किया जाए, फिर फाइनल रिकॉर्डिंग की जाए। तो आप देखेंगे कि आप ही के वीडियो की जो क्वालिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। मैं आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुभकामना देता हूं और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना एक राइटिंग जर्नल, एक इस तरह की डायरी आप बना के रखेंगे कि आपको इसमें से कितना टेक अवे मिला, किस चीज़ें अगर आपको सीखने को मिली हैं तो आप अपनी डायरी में, जर्नल में नोट कर सकते हैं। और कुछ नया सुझाव अगर आपका आएगा तो आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि डाइट के जो लेक्चरर्स हैं और दोज हु आर विलिंग, दोज हु आर इंटरेस्टेड और दोज हु आर ब्राइट, उनको हम यहाँ बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारे डीएलएड के
बच्चों को जो ऑनलाइन कोर्स हम चला रहे हैं प्रतिदिन 2 घंटे का, उसमें आप अपना लेक्चर यहाँ से लाइव करिए। तो लाइव करने के लिए जो तैयारी का स्तर होना चाहिए वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभ्यास की कमी है। अभ्यास की कमी को अभ्यास से दूर किया जा सकता है। कोई भी बॉर्न ओरेटर या बॉर्न टीचर नहीं होता है, अभ्यास से ही बनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस 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 करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बोलने के ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से प्रभावी ऑडियो लेक्चर या वीडियो लेक्चर बनाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं समय समय पे आपसे इस तरह समय निकाल के बातचीत करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये बोथ वे ट्रांजेक्शन हो, आप भी कुछ कह सकें और हम भी कुछ कह सकें। थैंक यू। थैंक यू सर। साथियों, सर ने जो है अभी जो आपसे बातचीत की उसमें जो आपसे अपेक्षाएं हैं, जो आपसे उम्मीदें हैं, उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की और जो अनुभव है कि नो डाउट हम लोगों ने जैसे ही जो है आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था, सब्जेक्ट वाइज हमने पोस्टिंग की थी, उसी समय हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जो है लर्निंग ग्रुप्स बनाए हुए थे और उसका उद्देश्य ही यही था, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स बनाने का। अदरवाइज हम जो है प्रथम आगत और प्रथम ग्रुप ज्वाइन करा देते, मतलब हमें 250 लोगों का ग्रुप बनाने की व्हाट्सएप में छूट रहती है, हम 2-3 सब्जेक्ट का मिला के भी बना सकते थे, बट उस समय ही हम लोगों की डिजाइन थी कि नहीं, हम लोग जो है सब्जेक्ट सर इस समय 572 सर इसमें हाँ कोई बात नहीं सर, अच्छा है, मतलब एवरीवन मस्ट नो, मतलब उसमें कोई छुपा नहीं। सर इसमें हमारे पास सुविधा है कि अभी हम निकाल लेंगे कि कौन सा लेक्चरर है वो किस समय जुड़ा और कब तक जुड़ा रहा, कितनी देर अटेंडेंस रही। और कल तो चूंकि फर्स्ट डे था तो हमने इसलिए किसी को कोई नोटिस नहीं भेजा हुआ था। आज की जो रिपोर्ट निकलेगी वो डाइट वर्ड जो है वो नोटिस जो है सबको चली जाएगी कि हु हैज अटेंडेड दिस एंड हु हैज नॉट अटेंडेड दिस, एंड दे हैव टू एक्सप्लेन द रीजन कि उन्होंने क्यों अटेंड नहीं किया हुआ है। और हमने इसीलिए कल जब हमने बातचीत शुरू की थी उसी समय हमने सारे प्रतिभागियों से बात की थी जब, तो हमने ये अनुरोध किया था कि आप जो है अपने सिस्टम से ही जुड़े, आप अपनी आईडी से ही जुड़े, हाँ, जिससे ये ना हो कि पता लगा कई बार क्या होता है कि हम बाद में ये बोलते हैं कि नहीं मैंने तो मिस्टर एक्स की आईडी के साथ ही ज्वाइन किया हुआ था, वो नहीं होगा। और दूसरा ये है कि सर कल चूंकि भूतपूर्व राज्यपाल महोदय की जो है डेथ हो गई थी, तो इस कारण से सेकंड सेशन नहीं हुआ था, उस कारण से इनको असाइनमेंट नहीं भेजा गया था। आज जो है इन सबको इनके पर्सनल आईडी पे असाइनमेंट जाएगा, जैसे आपने जो चीजें बोली हुई हैं उस पे हम इनको बोलेंगे कि उसका जो है एक जिस्ट जो है लिख करके एक 200 वर्ड्स का या 100 वर्ड्स का भेजें, और जो कि बाद में जो है इवेलुएट होगा, इसमें सिस्टम बना हुआ है तो वो भी इनको करना होगा। तो अगर इन्होंने आपको नहीं सुना हुआ है सो दे कैन नॉट राइट इट। तो ये एक इस चूंकि इस वाले इसीलिए हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम को चुना है, अदरवाइज हम किसी दूसरे सिस्टम को भी चुन सकते थे। तो सर ये एक डिजाइन है, मतलब जिसपे हम लोग काम करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आप लोगों से जो अपेक्षाएं की हैं वो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे नए डाइट लेक्चरर्स हैं वो इसको पूरा करेंगे। तनवीर इसको मिनिमाइज ही करेंगे तभी वो आएगा या बीच में कहीं उसका ऑप्शन है?
फोल्डर खुला हुआ है कहीं? नहीं वहां पे नहीं, हम यहाँ पे खोलेंगे। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दो या ऐसे कर दो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे आसान रहेगा ना, हम छोटा कर लेंगे ना इसको। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो काम फोल्डर सेव किया हुआ। अच्छा ये नीचे जो यूनिट्स का परिचय देंगे, तो यूनिट्स का परिचय कौन देगा आपको? यूनिट्स का परिचय हो चुका कल सर, वो यूनिट्स का पूरा डिटेलिंग कर दिया था कल, है ना, कौन यूनिट क्या क्या करती है। ये हो सकता है यूनिट को बोल दीजिए कि आपको लग सकते हैं। एक सेकंड अलग से ऐसा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? तो सर आज जो है बेसिक पे है, तो इसलिए हम सोच रहे थे आप बेसिक पे बोलेंगे, इसलिए हम लोगों ने बहुत तैयारी नहीं की थी। हमारे पास पीपीटी है बेसिक की, हमने एक प्रेजेंटेशन कभी दिया था तो वो है। हाँ ये साझा नहीं हुई होगी ना, वो उस पे जाना पड़ेगा पहले, है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 1 घंटे का है सर, वैसे 1.5 घंटे हो जाता है, मतलब 11:30 तक हो जाता है। हाँ? इसको फुल स्क्रीन भी जाएगा। हाँ शेयर हो गया। इसको अच्छा सेंड लाइव लिंक है, हाँ सेंड लाइव करो ऊपर आओ। कर देंगे रिसर्च पे मिंदा से एमटी से बोला हुआ है, एमटी से बोला हुआ है, एमटी से बोला हुआ है। मैंने नहीं पहले इनसे अमिताभ वाजपेयी से बोला था, फिर अमिता ने बोला कि हम सीसी पे बोलेंगे। सुशांत का भी है, अगले वीक में है। हो गया ये यहाँ पे मिनिमाइज कर दें क्या? ये अब क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? यही तो प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए तो बुलाया था। देखो यहाँ पे है ये माइक ऑन हुआ कि नहीं रणवीर? नहीं माइक ऑन है, अब आवाज आ रही है? माइक ऑन है ना? नहीं ऑन है? अच्छा ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है साथियों। अभी जो है
हम लोग जो है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन पे बातचीत कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन जो है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश शासन में जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन के द्वारा हेड किया जाता है। और आज की डेट में जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है इस काम को देख रहे हैं। दूसरा जो है इस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लेवल पे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उनके द्वारा देखा जा रहा है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा है और उनके साथ में जो है सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन है। तो ये जो है शासन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद शासन में 4-5 जो है स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं बेसिक एजुकेशन के। इसके बाद जो है दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एट सेक्रेटरीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बेसिक शिक्षा का स्ट्रक्चर है। वहां पे भी कई अनुभाग हैं जिसमें से शिक्षा 1, 2, 3, 4 हैं जो कि इस काम को नहीं, यहाँ पे मीटिंग तो नहीं हो पाएगी, नहीं, हाँ ऊपर होगी, यहाँ नहीं हो सकती है। हाँ, वहाँ पे कई अनुभाग हैं, 5 अनुभाग हैं जो कि बेसिक एजुकेशन का काम देखते हैं। इसके बाद जो है डायरेक्टरेट लेवल पे जो है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डायरेक्टर ऑफ ये कैसे हो गया यार, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों नहीं काम कर रहा है? कैंसिल कर दो, रुको यार। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टरेट इसके बाद जो है निदेशालय स्तर पे अभी इसी वर्ष जो है गवर्नमेंट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया हुआ है। और ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसके अंडर में जो है 5 डायरेक्टरेट हैं। 3 जो है बेसिक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, SCERT लिटरेसी एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन जिसको साक्षरता निदेशालय कहते हैं। ये 3 डायरेक्टरेट हैं। इसके साथ ही जो है 2 जो है शॉर्ट टर्म डायरेक्टरेट है, उसमें से एक है समग्र शिक्षा अभियान का डायरेक्टरेट और दूसरा है मिड डे मील का डायरेक्टरेट। तो ये इस तरह से टोटल 5 डायरेक्टरेट होते हैं। इसमें से जो है अभी आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि उसका काम होगा कैसे होगा। इसके बाद बोल, तो इसके बाद जो है यहाँ पे ये जाने दो, छाड़ो, कैंसिल करो। हाँ कैंसिल करो, ये ऐसे ही बोल देते हैं। ये जो है 5 डायरेक्टरेट हैं। इसके बाद बेसिक एजुकेशन में डायरेक्टरेट स्तर पे सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट कार्यालय है। SCERT का अपना इंडिपेंडेंट कार्यालय है। इस SCERT के बारे में कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। दूसरा डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन का अपना डायरेक्टरेट है, वो भी निशातगंज में है। वहां पे डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। पूरी एक फौज है अधिकारियों की। ये सारे के सारे जो अधिकारी होते हैं ये प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज से आते हैं और साथ में जो है उनके माध्यम से पूरा डायरेक्टरेट संचालित होता है। इसके साथ जो है एक डायरेक्टरेट और है जो कि बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है बट वो सेकेंडरी एजुकेशन का है। बट जो है एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है मींस जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जो नीचे का जितना भी स्टाफ है वो जो है सारा का सारा एक ही संवर्ग है और वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से इलाहाबाद में है। तो
वो बेसिकली मेन डायरेक्टरेट है, वहां पे सेकेंडरी और बेसिक का डिवीजन है, वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क है और डिवीजन ऑफ पावर्स हैं कि कौन कौन से यूनिट्स को जो है बेसिक एजुकेशन देखेगा और कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनको सेकेंडरी एजुकेशन के लोग देखेंगे। बट इलाहाबाद के डायरेक्टरेट का भी कोई डिवीजन नहीं हुआ है, इट्स अ सिंगल डायरेक्टरेट। और इससे पहले जो है जब हायर एजुकेशन हुआ करता था तो हायर एजुकेशन का भी डायरेक्टरेट सेम था। बाद में जो है जब उच्च शिक्षा विभाग अलग बन गया तब इसके बाद जो है वहां पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ का भी डिवीजन हुआ और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन का डिवीजन भी जो है वहां पे निदेशालय में इलाहाबाद में हुआ। वो मैं आपको सिर्फ ओरिएंट करने के लिहाज से बता रहा हूँ, सो दैट यू में मतलब आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि कभी ये सब एक हुआ करता था। इसके बाद जो है जो डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेसी एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन है, ये जो है नबीउल्ला रोड पे जो है यही लखनऊ में डायरेक्टरेट है। और आजकल जो पहले पुराने डायरेक्टर है सीआरटी हुआ करते थे, आजकल वो वहां के डायरेक्टर हैं। और इसके बाद मिड डे मील डायरेक्टरेट है। आप लोग को सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हॉट कुक्ड मील दिए जाने की व्यवस्था है, तो उसके लिए जो है 2004 से जो है कार्रवाई होनी शुरू हुई थी और वो कार्रवाई होते होते जो है 2005 में जो है एक अलग जो है मिड डे मील अथॉरिटी नाम से एक अलग डायरेक्टरेट बना। उससे पहले वो सारा काम जो है डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन के थ्रू देखा जा रहा था, बाद में वो एक नया डायरेक्टरेट बना। और सर्व शिक्षा अभियान सभी को पता है कि 1992 में जब डीपीईपी योजना आई थी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जब आया था तो उसी समय जो है एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से एक जो है डायरेक्टरेट जो है डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन की बिल्डिंग के ऊपर ही जो है बना था, जो कि बाद में 2000 में सर्व शिक्षा अभियान के डायरेक्टरेट के नाम से जाना गया और 2000 जो है 18 में उसे समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टरेट के रूप में पहचान मिली। तो अब वो जो है समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टरेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो है जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसका भी डायरेक्टरेट समाहित है। और जो टीचर एजुकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है जो वो भी जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत समाहित है। तो इस तरह से समग्र शिक्षा में अब तीनों कंपोनेंट आते हैं, टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, बाद में जब कोई दूसरा प्रेजेंटेशन करने आएगा तो वो इसके और डिटेल में बातचीत करेगा। बेसिक एजुकेशन में जो है डिवीजन लेवल पे एक अधिकारी पोस्टेड होता है जिसको एडी बेसिक कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन नाम होता है। और वो मंडल पे जो है मंडल के जितने भी जिले होते हैं वहां की जो बेसिक एजुकेशन है उसको सुपरवाइज करता है। और वो जो है जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनका वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होता है। तो ये जो है 12 मंडलों में एडी बेसिक के पद सृजित हैं, 6 मंडलों में एडी बेसिक के पद अभी सृजित नहीं है, बट वहां पे किसी ना किसी को काम किसी को इंचार्ज बना के काम चलाया जा रहा है। और आपको आइडिया होगा कि ये जो 6 मंडल है जहाँ पे एडी बेसिक का पद सृजित नहीं हो, सारे 9 सृजित मंडल है, चाहे वो बस्ती का मंडल हो, चाहे देवी पाटन हो, सहारनपुर हो, मतलब जितने भी नए मंडल बने हुए हैं उन सब जगह जो है जो एडी बेसिक है वो जैसे अलीगढ़ मंडल है, तो सारे जो नए मंडल बने हुए हैं वहां पे एडी बेसिक का पद नहीं है, बल्कि हम लोग जो है एडिशनल चार्ज दे के काम। और इसी तरह से जनपद लेवल पे एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है सुपरवाइज करने का काम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। ये जो है
असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, क्लास 2 के अधिकारी होते हैं, और इनके साथ में जो है ब्लॉक लेवल पर बेसिक एजुकेशन को सुपरवाइज करने का काम जो है खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स करते हैं। और हर जिले में जितने भी विकास खंड हैं उतने ही खंड शिक्षा अधिकारी पदस्थापित होते हैं। नगर क्षेत्र में कहीं कहीं पे एक से ज्यादा खंड शिक्षा अधिकारी पोस्टेड है, जैसे लखनऊ में जो है 4 खंड शिक्षा अधिकारी पोस्टेड है नगर में, और इसी तरह से इलाहाबाद में भी मेंदा से 4 खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र में पोस्टेड है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक एजुकेशन को जो है सुपरवाइज करने के लिए जो है शासन प्रशासन ने तैयार किया हुआ है। जो एक्चुअल वर्क है जो कि टीचिंग लर्निंग का काम है वो आप सबको पता है, वो स्कूल लेवल पे होता है, और वो जो है एक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के द्वारा जो है सुपरवाइज किया जाता है। अभी तक जो है बिफोर लास्ट ईयर जो है उत्तर प्रदेश में 2 तरह के स्कूल होते थे, या तो वो कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल होते थे या कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल होते थे। दोनों का सेगमेंट बिल्कुल अलग अलग था, 1 to 5 एंड 6 to 8, कोई कॉमन स्कूल नहीं था 1 to 8 का। अभी जो है लास्ट ईयर जो है 18,000 के आसपास स्कूलों को मर्ज किया गया है और उन्हें एक कंपोजिट स्कूल बनाया गया है। तो अब जो है लास्ट ईयर से 1 to 8 के जो है लगभग 18,000 कंपोजिट स्कूल हो गए हैं। तो ये जो है मैं आपको जस्ट इसलिए जानकारी दे रहा हूँ सो दैट कि आप जो है जब मॉनिटरिंग करने जाएंगे या स्कूल के साथ मिलके काम करेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो है कितने स्कूल्स जो है हमारे पास हैं और किस तरह के स्कूल्स हैं। ये एक जो है एजुकेशनल इंडिकेटर है, एट ए ग्लांस हमने बहुत पुराना है, ये हमने 15-16 का है और इसमें कोई तब से बहुत तब्दीली नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे 880 ब्लॉक्स हैं। इन 880 ब्लॉक्स में ग्रामीण क्षेत्र के जो ब्लॉक्स हैं वो जो है 821 हैं और बाकी जो 59 बचे वो नगर क्षेत्र के जो है कंपार्टमेंट हैं, मतलब नगर क्षेत्र हैं। और इस तरह से ये टोटल मिला के 880 हो जाते हैं। जो टोटल स्कूल है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास है। ये फिगर थोड़ी पुरानी है बट आपको आइडिया देने के लिए मैंने एक पुरानी पीपीटी को निकाला हुआ था। तो ये जो है करीब 2,50,000 के आसपास जो है स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश में, और करीब जो है जो इनरोलमेंट है एलिमेंट्री का वो लगभग जो है ये ऑल मैनेजमेंट है और ये जो है ऑल स्कूल्स हैं बेसिकली इंक्लूडिंग एवरी स्कूल मींस 12 तक का है। तो इसलिए जो टोटल बच्चे पढ़ रहे हैं K-12 में गवर्नमेंट इन एनी सेक्टर वो करीब 4 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। जो परिषदीय स्कूल है वो 1,56,000 या 1,58,000 हैं और इसमें से अब 18,000 कम हो जाएंगे क्योंकि वो कंपोजिट स्कूल हो गए। तो ये इस तरह से जो है करीब 18,000 स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में जो हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं उनका जो इनरोलमेंट है वो लगभग 1,60,000 के आसपास है। 1,27,000 के आसपास जो है 1 to 5 में है और करीब 38 लाख या 40 लाख के आसपास जो है अपर प्राइमरी में है, 6 to 8 में है। और इन दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 1,60,000 के आसपास हमारा इनरोलमेंट है। तो ये फिगर अपने आप में कुछ कहती है कि जो जिन बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो काफी बड़ा सेक्टर है। बेसिक एजुकेशन जिन बच्चों के लिए काम कर रही है वो बहुत
बड़ा जंक है। इसी तरह से जो है प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनका नंबर्स जो है काफी बड़ा है। 80,000 80,000 प्लस स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, और उसमें से लगभग 20,000 या 25,000 सेकेंडरी के स्कूल्स हैं। मीन्स जो 6 to 12 चलते हैं या 6 to 10 चलते हैं वो भी लगभग 20,000 प्लस हैं। मेंदा से 25,000 प्लस हो गए होंगे। ये फिगर जो है हम आपको जो दिखा रहे हैं थोड़ी पुरानी है। और जो प्राइवेट स्कूलों का इनरोलमेंट है वो भी जो है करीब 1,21,000 के आसपास एलिमेंट्री में है और सेकेंडरी में लगभग 55 लाख के आसपास है। तो दिस इज रिगार्डिंग की जो है एडेड स्कूल जो है हमारे पास 9,748 हैं। उसमें से 3,000 के आसपास जो है जो एडेड स्कूल हैं वो एलिमेंट्री के हैं, और बाकी जो स्कूल्स हैं वो जो है सेकेंडरी के हैं। 3,000 जो है अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं वो जो है एडेड हैं और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, और करीब 5,000 के आसपास स्कूल्स हैं जो एडेड हैं और जो है सेकेंडरी स्कूल्स में आते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है। और कुछ जो है स्कूल्स हैं जो समाज कल्याण विभाग के हैं और समाज कल्याण विभाग से एडेड हैं, और कुछ जो है मकतब मदरसा है जो कि एडेड हैं और जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये फिगर्स जो है यूडाइस से निकाली गई हैं जो कि सारे डेटा को एक साथ समेकित करके जो है प्रस्तुत करता है। इसमें जो है मदरसा में जो है करीब 4 लाख बच्चे जो है इनरोल्ड हैं जो गवर्नमेंट मदरसाज हैं, और जो प्राइवेट मदरसाज हैं उसमें लगभग 17 के आसपास लाख बच्चे इनरोल्ड हैं। जो ड्रॉप आउट रेट है ये जो है हमारा अभी नेशनल लेवल के थोड़ा नीचे है। दिस इज आल्सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो है ड्रॉप आउट रेट कैसे निकालते हैं। ये आप लोग जो है मेंदास से एजुकेशन सब लोग पढ़ के आए हुए हैं। आप सबने बीएड और एमएड किया, बीएड सभी ने किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने बीटीसी भी किया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने एमएड भी किया हुआ है। सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट ड्रॉप आउट। तो नेशनल लेवल ड्रॉप आउट से अभी यूपी का ड्रॉप आउट स्लाइटली हायर साइड में है, जो कि कंट्रोल करने लायक है। हमारा जो ट्रांजिशन रेट है जो प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल पे है वो भी नेशनल लेवल से जो है थोड़ा कम है। ये मैं आपको फिगर थोड़ी पुरानी दिखा रहा हूँ, बट ये अब 78 नहीं है, ये 80 के ऊपर पहुंच गया है हमारा भी। बट जो है आपको सिर्फ एक आइडिया देना है कि लगभग 80% 85% के आसपास ही बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, मींस कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम जो है डाइट में काम करके इस बारे में सोच सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है ये पता किया जाए वो कौन कौन सी लोकेलिटीज हैं जहाँ पे ट्रांजिशन रेट खराब है, और वहां पे कौन कौन से जो है इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं कि उनका ट्रांजिशन रेट बढ़े। तो ये जो है एक आपको जैसे अभी डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि आपको जो है इन सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये आपके थॉट्स को जनरेट करने के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि आपसे अगर वैक्यूम में कहा जाएगा कि आप जो है अपने लिए एरियाज चुनिए तो शायद आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। बट अगर हम आपके साथ डेटा के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम आपके साथ आइडियाज शेयर कर रहे हैं, तो शायद आपको आप अपने मनपसंद चीज, मनपसंद आइडिया, मनपसंद एरिया ऑफ वर्क, मनपसंद स्कोप ऑफ वर्क आसानी से चूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे एरियाज होंगे। ये जो है ऐसा नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर 85% बच्चा जो है ट्रांजिशन कर रहा है तो ऐसा नहीं होता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। दिस इज नथिंग लाइक कि जो है जैसे उसमें क्या बोलते हैं जो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड होता है। वो पता लगता है कि किसी एक स्पेशल कम्युनिटी में वो प्रॉब्लम है, या जो है वो एक स्पेशल रीजन में प्रॉब्लम है, बिल्कुल एक
एक लोकलाइज्ड एरिया होता है जहां पे पता चलता है कि बच्चे जो है कक्षा 5 पास करके स्कूल नहीं जा रहे हैं, आगे कक्षा 6 में एडमिशन नहीं ले रहे। तो ये लोकलाइज्ड एरियाज होते हैं। अगर आप इस पे अध्ययन करेंगे, यूडाइस का डेटा अवेलेबल है, आप इस पे अध्ययन कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा एंड इवन यू कैन कंट्रीब्यूट। इसी तरह से पीपल टीचर रेशियो जो है ये अब हमारा भी जो है अप्रोक्सीमेटली 32 हो गया है। आई थिंक ये पुराना डेटा है। ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है? ओ, प्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहा है। तो ये जो है हमारा भी जो डेटा है वो लगभग 1:32 है। जो नेशनल लेवल है वो 1:24 के आसपास है। गर्ल्स का इनरोलमेंट, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इनरोलमेंट इन प्राइमरी, ये जो है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। बट आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो परसेंटेज है गर्ल्स का इनरोलमेंट में वो बेसिकली तो 50-50 होना चाहिए दोनों को। बॉयज भी 50 होने चाहिए, गर्ल्स भी 50 होनी चाहिए। बट आप देख रहे हैं कि ये लगभग जो है 1.25% कम है। इसका मतलब है इसमें भी कुछ लोकलाइज्ड एरियाज होंगे जहां पे गर्ल्स का इनरोलमेंट नहीं हो रहा होगा। अपर प्राइमरी लेवल पे जो है गर्ल्स का इनरोलमेंट यूपी में बहुत अच्छा है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 50%। सो दिस इज अबाउट सम इंडिकेटर्स जो कि हमने अभी आपके साथ साझा किया हुआ था। एक्सेस जो है बहुत अच्छी है आज की डेट में। देयर इज नो रीजन इन द स्टेट जहां पे 300 की पॉपुलेशन हो वहां पे और 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल ना हो। ऐसा कोई रीजन नहीं है। मेंदास से अगर आप बहुत कोई मेहनत करेगा तो शायद यूडाइस में या जो अभी हम लोगों ने जियो मैपिंग कराई हुई है, जियो कोऑर्डिनेट्स की मैपिंग कराई है, उसमें कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हो और 300 मीटर की पॉपुलेशन का एरिया हो जहां पे स्कूल ना आता हो। तो सब जगह प्राइमरी स्कूल है और ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जहां पे 800 की पॉपुलेशन हो और 3 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल ना हो। तो ये जो है ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। बहुत ही शायद ही कहीं इक्का दुक्का कोई जगह हो जहां पे स्कूल्स ना हो। ये जो है आपका डेटा पुराना है तो इसमें कुछ हमने उस समय डिमांड जो है निकाली हुई थी, बट आज की डेट में ये जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। ऑलमोस्ट जीरो इसलिए कह रहा हूं, कई बार जो है नए हैबिटेट बनते रहते हैं। जैसे तराई का क्षेत्र है वहां पे हैबिटेट बनते रहते हैं, बाढ़ आती है तो लोग शिफ्टिंग कर जाते हैं और जो है एक नया हैबिटेट बन जाता है और वहां पे ये आता है कि पूरा का पूरा गांव जो है एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। तो पता चलता है जो पुराना स्कूल था वहां से अब जो नया हैबिटेट उन्होंने बनाया हुआ है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी ज्यादा हो गई है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार माइग्रेटरी जो है जो लेबर होता है उसके कारण भी कई बार जो है हैबिटेट बन जाते हैं। कहीं पे एक साथ जो है बहुत सारे भट्ठे हो जाते हैं या कोई नई फैक्ट्री लग जाती है तो वहां पे हैबिटेशन 300 से ऊपर का हो जाता है और फिर वहां के एक स्कूल की डिमांड हो जाती है। तो वो एक बहुत छोटे से इश्यूज हैं, उनको अगर छोड़ दें तो मेंदास से फिर कोई दूसरा जो है कारण नहीं होता है कि स्कूल ना हो। यहाँ पे जो है आज की डेट में जो है 3 तरह के स्कूल्स जो है उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। 4 तरह के। एक जो है बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इसके द्वारा जो संचालित स्कूल है वो है। हम लोगों ने अभी बेसिक एजुकेशन की बात की थी बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में अभी टच नहीं किया हुआ है। मैं अभी उसके बारे में अभी आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित स्कूल है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है। सो ये हाइलाइटर नहीं लगा यार, ये क्या लग गया? हाँ,
हाइलाइटर कहाँ है इसमें, चल ही नहीं रहा है, पता नहीं। हाँ, तो ये जो है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स हैं और उनको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा गवर्नमेंट करती है। दे आर नॉट गवर्नमेंट टीचर्स, दे आर परिषद के टीचर होते हैं, परिषद के स्कूल होते हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती है स्कूल को, ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में निहित होती है। तो ये जो है परिषद के एक स्कूल हो गए, दूसरा गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो गए, जिसपे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। करीब 3000 के आसपास स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट बेसिक शिक्षा विभाग एड पे लिए हुए हैं। कुछ स्कूल्स हैं जिनको जो है समाज कल्याण विभाग ने एड पे लिया हुआ है, और कुछ स्कूल्स हैं जिनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जो है एड पे लिया हुआ है। तीसरे स्कूल हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड है, इनको मान्यता दी जाती है, और ये स्कूल जो है स्वावित्त पोषित है, अपनी फीस लेते हैं, अपनी मान्यता लेते हैं। मान्यता की अपनी शर्तें हैं जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की संस्तुत पे गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती हैं। तो उसके आधार पे जो इनको मान्यता मिलती है उसी के आधार पे अपना स्कूल चलाते हैं। और जो मान्यता हमारे यहाँ होती है वो भी जो है अभी तक जो है 1 to 5 की मान्यता अलग दी जाती थी, 6 to 8 की मान्यता अलग दी जाती थी, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स की मान्यता अलग दी जाती थी। तो ये जस्ट टू ओरिएंट यू कि किस किस तरह के स्कूल्स जो है यूपी में अवेलेबल है। और जो चौथी तरह के स्कूल यूपी में अवेलेबल है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। ये हर ब्लॉक में एक स्कूल होता है, और ये आप लोगों के जो है इंटरेस्ट का स्कूल भी होना चाहिए। और स्पेशली जो हमारे फीमेल डाइट लेक्चरर्स अभी नए नियुक्त हुए हैं, मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप इन स्कूलों पे जाएं, इनको देखें, समझें, यहाँ पे क्या चीज, कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस किस तरह से हम जो है गर्ल्स को जो है रेजिडेंशियल जो है स्कूल्स हमने बनाए हुए हैं गर्ल्स के। वहां पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हम आसानी से टैकल कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी टैकल नहीं कर पा रहे हैं। आप वहां पे अध्ययन कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। और नो डाउट ये शोध करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम शोध करेंगे और उसको एक पेपर पब्लिश कर देंगे, या हम अपनी एक किताब लिख देंगे, या अपने अनुभव लिख देंगे। नहीं, हम जो है उसका एक जो है फिर जब हम अध्ययन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक तरीका निकलेगा कि हमें इनमें क्या सुधार करने हैं। अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो क्या सुधार करने हैं, अगर कुछ अच्छाइयां पाई जाती हैं तो हमें देखना है कि वो कैसे स्केलेबल है। हो सकता है कि जैसे आप प्रयागराज में हो सकता है प्रयागराज के जो कौड़ियार में जो है केजीबीवी है, वहां पे कोई बहुत अच्छी एक स्कीम चल रही है, कोई बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहा है, तो उनकी जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रयागराज के ही दूसरे स्कूल्स में जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्केल अप किया जा सकता है, या प्रदेश के अन्य डाइट्स में भी उसको स्केल अप, अन्य केजीबीवीज में भी स्केल अप किया जा सकता है। तो इसलिए आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके बाद जो है दो तरह के और स्कूल हैं जो कि यूपी में संचालित हैं। स्कूल रन बाय मदरसा बोर्ड, स्कूल रन बाय सीबीएसई, आईसीएसई, है ना। ये भी स्कूल्स हैं जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में काम करते हैं, बट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में जो है बेसिक शिक्षा परिषद या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में नहीं होते। ठीक है, ये जो है कुछ फिगर्स हैं जो कि टीचर्स का क्या नंबर है सेकेंडरी में, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, उसका एक डेटा है जो कि लास्ट ईयर का है। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वॉल्यूम का एक आइडिया होता है ना। जैसे कभी कोई आपसे पूछता है कि आपके जो है जिले में कितने बच्चे हैं। जैसे मुझे याद है वंस व्हेन वी वेर पोस्टेड, तो
हमसे किसी ने पूछा कि आपके मंडल में मंडल की पॉपुलेशन क्या है। अब मुझे मंडल की पॉपुलेशन का कोई आइडिया नहीं था, जस्ट बिकॉज कि हमें वो फिगर कभी किसी ने सामने रखी ही नहीं थी। हमसे पूछा गया कि फैजाबाद मंडल जो कि अयोध्या के नाम से फेमस है, अयोध्या मंडल में कितने लोग रहते होंगे, कितना पॉपुलेशन है, कोई आइडिया नहीं था। मतलब वी वेर जस्ट वॉन्डरिंग, मतलब इतनी लंबी रेंज थी 20 लाख से लेकर के और 70 लाख के बीच में। हमको बिल्कुल ये भी आइडिया नहीं था कि वो मतलब कितनी पॉपुलेशन है, क्यों उसका कोई आइडिया नहीं दिया गया था। तो ये जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ फिगर्स का, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं सो दैट कि आपको जो है इसका आइडिया होगा ना, तो आप आसानी से इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। या जैसे आप कोई रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं या आप कोई प्लान बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये जो काम मैं बना रहा हूं, ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूं, ये कितने लोगों में जानी है, कितने लोगों में इंप्लीमेंट होनी है, कितने लोगों को जो है इस पे बातचीत करनी होगी। जैसे मुझे हमेशा रहता है कि जब मैं कोई चीज बनाता हूं तो मुझे लगता है 75 डिस्ट्रिक्ट में बात करनी है। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि एक आदमी बात नहीं कर सकता है, 2 आदमी बात नहीं कर सकते, इसका मतलब 4-5 लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर 75 डिस्ट्रिक्ट से बात एक ही दिन में करनी है तो 5 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो ये एक फायदा होता है अगर आपको वॉल्यूम का आइडिया है। तो इसलिए हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं। ये जो है मैनेजमेंट वाइज स्कूल्स का क्या नंबर है वो, और ईयर वाइज किस तरह से स्कूल्स बढ़े हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि काफी अच्छी ग्रोथ है ना। ये हमने जो डेटा आपके सामने रखा हुआ है इसे 13-14 तक कंसोलिडेट किया हुआ है, बट इवन इन दैट डेटा ये पता चलता है कि नंबर ऑफ स्कूल्स में किस तरह से लगातार जो है नंबर किस तरह से बढ़ रहा है। मींस इवन टुडे हर साल जो है लगभग 500 से 1000 के बीच में स्कूल्स का नंबर बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी उतनी मान्यता हो जाती है, इतने ज्यादा स्कूलों को रिकॉग्निशन दे दी जाती है। जैसे कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि डीएलएड कॉलेज जो है 3000 के आसपास पहुंच गए। तो यू कैन इमेजिन कि 2010 में सिर्फ 85 डीएलएड कॉलेज थे प्राइवेट, 85, और जो है 2019 आते आते 3000 हो गए। 10 साल में जो है करीब 30 गुना जो है स्कूल बढ़ गए, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि किस रफ्तार से जो है चीजें बढ़ती है। ये भी आपको एक वॉल्यूम का आइडिया देने के लिए है कि कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ये भी पुराना डेटा है, बट आपको डेटा का आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया हुआ था। ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं कि स्कूल साइज, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। ये आपको पुराना डेटा है, बट डेटा आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं कि आपको आइडिया लगना चाहिए कि स्कूल्स की प्रॉब्लम कौन कौन सी है। जब आप स्कूल्स में जाएंगे तो आप पाएंगे स्कूल्स विद 0 इनरोलमेंट, है ना, कोई बच्चा नहीं है। अब आपके सामने ये होना चाहिए कि आखिरकार इस स्कूल में बच्चा क्यों नहीं है, क्यों लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, है ना, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कितना पैसा सरकार का बर्बाद जा रहा है, टीचर सैलरी पे जा रहा है। कितने स्कूल हैं जो कि जो है लेस देन 15% ऑफ इनरोलमेंट है, मतलब 25 से कम का इनरोलमेंट है, 50 से कम का इनरोलमेंट कितनी जगहों पे है, सिंगल टीचर स्कूल कहाँ पे है। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, ये जो है जैसे ही आप बेसिक स्कूल्स में जाएंगे आपको एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। 0 इनरोलमेंट स्कूल, 0 टीचर स्कूल, 25 से कम इनरोलमेंट वाले स्कूल्स, और ऐसे स्कूल्स जहां पे सिर्फ एक टीचर काम कर रहा है, जहां पे 2 टीचर काम कर रहे हैं। मतलब ये जो है आपको तुरंत झकझोरेगा कि यार ऐसा क्यों है। तो मेरा ये है कि आप वहां पे सिर्फ जो है प्रॉब्लम को देख करके चिंतित मत होइए, प्रॉब्लम को देख करके चिंतित मत होइए, सोल्यूशन के बारे में सोचिए तुरंत कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्यों चेंज हुआ है? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, हाँ ठीक है। तो ये जो है
वहां पे परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि यार क्यों ऐसा है, क्यों जीरो टीचर स्कूल है, क्यों जो है जीरो इनरोलमेंट स्कूल है, और इस इलाके की क्या समस्या है, कैसे समाधान कर सकते हैं, वहां पे आप अध्ययन कर सकते हैं। ये आपका रोल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ये एक एसएसए का ओवरव्यू है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानी जाती है। इसमें जो सेंट्रल का शेयर है वो भी 60% है, स्टेट का शेयर है वो भी 40% है। और जो है 2001 से जो है ये अभियान चल रहा है। 2000 में करीब डायरेक्टरेट बना था। सारे 75 डिस्ट्रिक्ट में समग्र शिक्षा अभियान लागू है। इनका स्कोप जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है यूनिवर्सल इनरोलमेंट है, मींस हर बच्चा जो 6 से 14 वय वर्ग का है वो उसका स्कूल में नामांकन होना चाहिए। वो किसी भी स्कूल में हो सकता है। हम लोगों ने ऊपर कई प्रकार के स्कूलों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। किसी भी प्रकार के स्कूल में हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चा कक्षा 8वीं पास करके निकले। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि करीब 80-85% बच्चे हैं जो कि प्राइमरी से मतलब कक्षा 5 पास करके कक्षा 8 में एनरोल करते, कक्षा 6 में एनरोल करते हैं। बट जो एसएसए का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी बच्चा स्कूल में 100% एनरोलमेंट हो, फिर जो भी बच्चा आएगा स्कूल में वो कक्षा 8वीं पास करके निकलेगा। This is the second objective. The third objective was eliminate gender gap and social gap. जो जेंडर गैप है और जो सोशल गैप है वो जो है खत्म करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव था, जेंडर गैप खत्म करना है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो है गर्ल्स का इनरोलमेंट थोड़ा सा कम था, 48.77% कुछ आ रहा था। तो वो जेंडर गैप खत्म करना है, सोशल गैप्स खत्म करना है। SC ST OBC या माइनॉरिटी या और भी कोई भी किसी भी प्रकार के CWSN या किसी भी कारण से कोई भी जो है एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का कोई एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। हमें सभी तरह के सोशल जेंडर गैप्स को खत्म करना है। सारे बच्चे स्कूल में हो, सारे कक्षा 8 पास करके निकले। यूनिवर्सल रिटेंशन हो, जो बच्चा स्कूल में आ गया है वो स्कूल में रहे, पूरे टाइम रहे। बहुत बार होता है कि हम स्कूल में नामांकन तो बनाए रखते हैं, बट वो जो है एक्चुअली में लर्निंग ड्रॉप आउट हो जाता है। वो बच्चा जो है सीखने सिखाने की विधा से बाहर हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है एसएसए का कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन हो, है ना। वो आपने ऊपर देखा जब हमने कहा कि लर्निंग ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, मीन्स अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो। बच्चा जो चीजें यहाँ पे स्कूल में सीखे, जो चीजें जो है क्लासरूम के अंदर उसको सिखाई जाए, जो गतिविधियां स्कूल में कराई जाए वो उसके व्यवहार में आए, वो उनसे अपना जो है वो जीवन सुगम कर सके, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, अपने जो है परिवेश में जो है कंट्रीब्यूट कर सके, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, उसकी पहचान बने, उसकी डिग्निटी बने, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी हो, उसके काम की प्रशंसा हो। ये जो है क्वालिटी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक जो है ऑब्जेक्टिव है एसएसए का कि हम जो है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मींस ब्लॉक लेवल पे और स्कूल लेवल पे हम टीचर्स की और जो हमारे अधिकारी हैं उनकी हम जो है कैपेसिटी बिल्ड करें, जिससे कि वो सपोर्ट कर सके। ये जो है एसएसए का मैनेजमेंट है ना। अब इसमें माइनर सा चेंज जरूर हुआ है कि जहाँ पे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, इसमें जो है ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। SPO इज निशादगंज में है और जो है
उसका जो है कोलैबोरेशन चलता है, OSCRT, CMAT, SIT उन सब के साथ रहता है। SSA को चलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, एक जो है इनका एक जो एक जनरल असेंबली है, वो जो जनरल असेंबली है उसके चीफ मिनिस्टर जो है उसके चेयरपर्सन है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो है सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट होते हैं। उसके अंडर में स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस आता है, वहाँ पे एक स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और उसके अंदर में जो है उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे जो है ऑफिसेस हैं, बट डिवीजन लेवल पे कोई अधिकारी नहीं है। जो AD बेसिक होते हैं वही SSA का काम सुपरवाइज करते हैं डिवीजन लेवल पे, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक DPO बिल्कुल अलग से बना हुआ है। उसको हेड तो जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करता है, बट वहां पे पूरा एक अलग अरेंजमेंट है। इस समय करीब 7 DCs हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं। वो कोई जो है उसमें गर्ल्स एजुकेशन देखता है, कोई CWSN की एजुकेशन देखता है, कोई जो है निर्माण का DC है, कोई ट्रेनिंग का DC है। इस तरह से वहां पे 7 DCs हैं, और जो है वहां पे पूरा एक जो है अकाउंटिंग का पूरा एक सिस्टम है। वहां पे एक MIS का डेटा का एक पूरा सिस्टम है। अगर आपको किसी भी प्रकार के डेटा की आवश्यकता है, आप जो है MIS जो है जो डिस्ट्रिक्ट का है, DPO का है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी, मतलब अगर बहुत आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, यू कैन टॉक टू BSA। उनके पास वो सारा डेटा है जो कि जो है स्टेट पे डेटा अवेलेबल है या नेशनल लेवल पे डेटा अवेलेबल है। वो सारा का सारा डेटा जो है MIS के पास, जो डिस्ट्रिक्ट DPO में बैठता है उसके पास अवेलेबल है। वहां पे 2 बंदे होते हैं, एक MIS इंचार्ज होता है और एक MIS कोऑर्डिनेटर होता है। तो वो जो है आपको डेटा बड़े आराम से उपलब्ध करा सकते हैं। और ये मैं आपके साथ इसीलिए इस स्ट्रक्चर को साझा कर रहा हूँ, because they can help you in getting data and you can perform your work easily। और इसी तरह से ब्लॉक लेवल पे जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया हुआ है। जब से नई सरकार आई है उन्होंने ब्लॉक लेवल सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन किया हुआ है। वहां पे गाड़ियां दी गई हुई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिए गए हैं, और जो है 5 जो है ARP और एक SRG है ना, एक SRG और 5 ARP दिए गए हुए हैं। तो उनका काम वो सब्जेक्ट वाइज है। ARPs जो है सब्जेक्ट वाइज हैं। आप अगर सब्जेक्ट वाइज कोई भी चीज करना चाहते हैं, कोई लर्निंग प्लान करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग प्लान करना चाहते हैं, कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप उन ARPs का सहयोग ले सकते हो। लोकल लेवल पे आप उनसे बातचीत कर सकते हो, ब्लॉक के लोगों से। और अगर आप कुछ स्कूल्स में करना चाहते हो तो भी वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट में जो है काम करने के लिए। तो ये ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चर है। तो और इस समय जो है न्याय पंचायत पे जो है एक शिक्षा संकुल बनाया गया हुआ है, उसका जियो हुआ है। वो जियो जो है आप लोग निकलवा लीजिएगा। उस शिक्षा संकुल में भी व्यवस्था है, जो हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की बात करते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं इस टर्म को मैंने कल इस्तेमाल नहीं किया था बट आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की तर्ज पे ही शिक्षा संकुल का गठन किया गया है, जहां पे जो है टीचर्स मिलजुल के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। टाइम क्या हो रहा है? 11:30, बस खत्म करते हैं। ये कुछ जो इस पे मैंने बातचीत कर ली हुई है, किस किस तरह के वहां पे DCs होते हैं वहां पे। और ये कुछ प्रोविजंस है जो कि आपको बताना है मुझे, क्योंकि बहुत सारा प्रोविजन है जो बेसिक एजुकेशन इस समय काम कर रहा है और नई चीजें हैं। उस पे एक मैं आपके साथ एक छोटी सी
जो इनकी रिवाइज्ड एक जो है अभी लेटेस्ट पीपीटी है जो हम लोगों ने बेसिक शिक्षा के संबंध में की थी, वो आपके साथ थोड़ा सा उसका एक हिस्सा है जो आपके साथ साझा करेंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या होता है बेसिक शिक्षा में। तो बेसिक शिक्षा में जो है ये जो है थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ये जो है 6 से 14 वर्ष, इसमें बाकी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है वो नहीं हम बता रहे। अध्यापकों का जो स्थानांतरण होता है वो बेसिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जितने भी शिक्षक काम करते हैं उनके समस्त प्रकार के देयकों का निस्तारण भी बेसिक शिक्षा निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जाता है। छात्र छात्राओं के लिए जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ये कार्य भी जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही आरटीई के तहत जो है 25% जो गरीब बच्चे हैं उनका दाखिला जो है प्राइवेट स्कूलों में कराया जाता है, जिसका रिम्बर्स गवर्नमेंट करती है। वो काम भी जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंडर में आता है। विद्यालयों का जितना भी निरीक्षण होता है ये भी बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंडर में काम आता है। और जितनी भी प्रकार की भर्तियां होती हैं अध्यापकों की, वो जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय काम करता है। ये जो है ये आंकड़े हैं, ये जो लिस्ट है ये हम आपके साथ साझा कर देंगे। ये जो भी पीपीटीज है ये एज इट इज हम आपके साथ साझा कर देंगे। ये कुछ आंकड़े हैं, थोड़ा सा इसमें जो अभी हम फिगर आपको बता रहे थे वो फिगर जो है 10-20 प्लस माइनस होके ये ऑलमोस्ट इट्स द सेम फिगर, और ये भी फिगर ऑलमोस्ट सेम है। ये बजट प्रावधान है, लगभग जो है जो बेसिक शिक्षा का बजट है वो बहुत बड़ा है। इट्स ये निदेशालय का बजट है, जो बेसिक शिक्षा का बजट है वो लगभग 50,000 जो है करोड़ के बराबर है। और इसमें जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है करीब 630, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, ये निदेशालय का बजट होगा। 50,000 करोड़ का बजट है बेसिक शिक्षा का। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम कितनी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग संचालित करता है। फ्री यूनिफॉर्म देता है, फ्री टेक्स्ट बुक देता है, आरटीई के तहत जो है एडमिशन कराता है, और राज्य अध्यापक पुरस्कार है जो कि जो है बेसिक शिक्षा विभाग देखता है। सारे बच्चों का आधार नामांकन जो है बेसिक शिक्षा विभाग कराता है। अनुदेशकों की जो नियुक्त होती है, जो शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और कला के जो अनुदेशक नियुक्त हैं उसकी भी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग करता है। छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्वेटर ये जो देने की योजनाएं हैं ये भी जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके साथ जो है ये उनकी कुछ चुनौतियां हैं जो कि मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये चुनौतियां आपको भी एक नया आइडिया दे सकती हैं, नए तरीके से काम करने और इसमें अपना स्कोप ढूंढने का, क्योंकि जो डाइट लेक्चरर्स का काम है वो स्कूलों में पढ़ाना नहीं है, उनको समझना है, उनकी चुनौतियों को समझना है और उसके लिए एक यूनिवर्सल काइंड या लोकलाइज्ड सोल्यूशन भी ढूंढने की है। ये जो है देखिए इसमें लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, दिशाहीन निरीक्षण, है ना। सो एवरीवन इज फीलिंग कि जो इंस्पेक्शन हो रहे हैं स्कूल्स के उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लोग जाते हैं, देख के चले आते हैं, साइन करके चले आते हैं, वो सपोर्टिव नहीं होता है, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, उससे स्कूल में कोई सुधार नहीं आता है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स है। ये मैं आपके साथ सिर्फ एक साझा कर रहा हूँ सो दैट यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स। ये भी एक जो बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने लिए कुछ रणनीतियां बनाई थी,
मैं एज इट इज वो रणनीतियां आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये आपके साथ मैं वैसे भी पूरा साझा कर दूंगा। सो दिस इज ऑल। ये जो है एक मैंने इसको जल्दी से इसलिए खत्म किया हुआ है क्योंकि आई थिंक कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है और वी हैव लिमिटेड टाइम कि हम जो है आपके साथ इन सारे एक और जो है बेसिक शिक्षा विभाग की एक और वो है, मैं जस्ट उसको रिकैप कर रहा हूँ कि कौन कौन जो चीजें बता चुके हैं उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये जस्ट वही पुराने आंकड़े हैं जो कि अभी हम लोगों ने साझा किए हुए हैं। और अगर कहीं कोई नई चीज आती है, ये एक इस समय ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो है 14 बिंदु हैं, वो इसमें 14 बिंदु हमने इसमें नहीं लिए हुए हैं अपने पीपीटी में, वो हम आपके साथ साझा कर लेंगे या आप हमारे यहाँ से मांग जरूर लीजिएगा। और आप देखिएगा कि ये ऑपरेशन कायाकल्प क्या कर रहा है, कैसे डाइट जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और क्या जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो चीजें हो रही हैं वो जो है लर्निंग को सपोर्ट करने वाली हैं, क्या वो जो है स्कूल फंक्शनिंग को सपोर्ट करने वाली है, क्या वो जो है पेरेंटल परसेप्शन चेंज करने वाली है हमारे सरकारी स्कूलों के, और क्या वो एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने वाली है। तो ये जो है ऑपरेशन कायाकल्प इज वंडरफुल। बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, 14 बिंदु है, टॉयलेट होगी, फर्श जो है टाइल्स लगी होंगी, बाउंड्री नहीं है शायद उसमें, है ना, टॉयलेट्स अच्छे होंगे, हैंडपंप अच्छा होगा, ब्लैक बोर्ड्स अच्छे होंगे, व्हाइट बोर्ड्स होंगे, और जो है बहुत सारा कुछ है उसमें जो 14 पॉइंट है उसमें। लेकिन उसका जो है इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस पे जो है बिंदास से आपकी नजर होनी चाहिए। और ये लर्निंग आउटकम पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अभी जो है ये मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूँ, ये चीज अभी होने वाली है क्योंकि सारे स्कूल्स को अभी टैबलेट्स दिए जाने हैं, और उससे बाद जो है एक जो है इंटीग्रेटेड आईसीटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इंटीग्रेटेड आईसीटी बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग पे काम होना है। तो मैं आपको पहले से ही अभी वो चीजें बिंदास से आगे आने वाले 2-3 महीने में होंगी, तो यू मस्ट आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि जब ये चीजें होंगी तो स्कूल कैसा दिखाई देगा, स्कूल का स्वरूप क्या होगा, क्या वहां पे रजिस्टर्स होंगे, क्या वहां के बच्चों की अटेंडेंस कैसे हो रही होगी। यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस एंड और उसके आधार जब वो स्कूल ऐसा हो जाएगा तो उन स्कूलों को जब सुपरवाइज करना होगा तो डाइट का जो मेंटर होगा, जो डाइट का लेक्चरर होगा, जो डाइट का टीचर एजुकेटर होगा, वो कैसा दिखना चाहिए। अगर स्कूल ऐसा दिखेगा तो हमको कैसा दिखना होगा, ये भी एक सोचने की बात है। मतलब ये कोई भी चेंज जो है सिंगल चेंज नहीं होता है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ चेंज। चेंज इज नॉट एन इवेंट। एक इवेंट नहीं है कि एक चीज चेंज हो गई, स्कूल में टैबलेट आ गया और काम खत्म हो गया। नहीं, स्कूल में टैबलेट आएगा तो नीचे से ऊपर तक का पूरा सिस्टम चेंज होगा। तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या होने वाला है, और जो हमारे यहाँ होने वाला है उसकी तैयारी भी है कि नहीं है। पता लगा कि हमारी तैयारी ही नहीं है, और जब सब चीजें हो जाएंगी देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग। जैसे हम यहाँ पे एससीईआरटी पे हम खुद सोचना शुरू कर रहे हैं, जब टैबलेट आ जाएगा तो क्या होगा, तब एससीईआरटी को कैसा दिखना चाहिए, एससीईआरटी में कैसा होना चाहिए। तब तो नहीं चलेगा ना कि वहां पे स्कूल पे तो डेटा जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है और हम यहाँ पे बोल रहे हैं काम करो हमें ऑफलाइन डेटा भेज दो, है ना, दैट कैन नॉट बी डन। तो इस तरह से आपको भी सोचना होगा कि हमारा डाइट कैसा दिखना चाहिए, हमारे डाइट की क्या डिमांड है, उस डाइट की डिमांड को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग होना चाहिए और अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए कि साहब हमारा जो है चीजें हमें मिलनी चाहिए। सो ये इंटाइटलमेंट से बच्चों के, ये हमने कई बार आपके साथ साझा किया हुआ है। हमारे जो कमिटमेंट्स हैं बेसिक एजुकेशन के, वो भी हमने आपके साथ काफी इससे पिछले स्लाइड में भी साझा किया था और उससे पिछले स्लाइड में भी साझा किया था। तो
मेजर चैलेंजेस हैं वो भी अभी हम लोगों ने 2-3 उसमें बातचीत की हुई है. सो आई थिंक दिस इज द ये कुछ फिलेंथ्रोपी किन किन चीजों में हो रही है डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन में, उसका एक डिटेल था. सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक एजुकेशन. बहुत कुछ छूट गया है क्योंकि बेसिक एजुकेशन बहुत बड़ा है. हमने अभी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में बातचीत नहीं की हुई है, बट मैं 5 मिनट में उसको खत्म करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अलग से कोई टाइम नहीं रखा गया है. बट हमें टाइम मिलेगा तो हम किसी से डिटेल में उसमें बातचीत कराएंगे. बट उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में किया गया था और ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है. ये जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी परिषदीय स्कूल हैं उनको उनका ओनर है और उसी के जो है संरक्षण में सारे स्कूल चलते हैं. सारे स्कूल्स का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो बेसिक शिक्षा परिषद के पास है. They are accountable for opening the school, they are accountable for closing the school, and they are accountable for schools not running good. तो और जितनी भी सेवाएं हैं स्कूल में, वो चाहे टीचर की हो किसी की हो, वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो है उसकी अल्टीमेट बॉडी होती है. अगर किसी टीचर को कोई दंड देना है, पुरस्कार देना है, वो भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से आता है. उनका ट्रांसफर करना है, वो भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो है ही उससे होता है. और दिस इज आई थिंक द ओनली बॉडी इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर जो कि परिषद है, जो उसको ये भी अथॉरिटी है कि वो सारी चीजें खुद तो तय करती ही है, साथ में अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कहती है जो कि वो सहमत नहीं होती है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जो है माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है. मतलब ये अल्टीमेट पावर जो है निंदा से शायद ही किसी परिषद में होगी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकती है. सामान्य तौर पे जितनी भी परिषद है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पे काम करती है. बट ये एजुकेशन की परिषद है, इसलिए इसको यहां तक अथॉरिटी दी गई है कि अगर देयर इज सम डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट जिससे परिषद एग्री नहीं करती है तो दे कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो ये बहुत पावरफुल परिषद है और उसके जो सभापति होते हैं वो शिक्षा निदेशक बेसिक होते हैं और जो उसके सचिव होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी होते हैं और जो इलाहाबाद में ही बैठते हैं. और दिस इज उनके पास अपना स्टाफ है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है, जैसी आपसे बात हुई थी अभी. सो मेंदास से काफी टाइम ले लिया हम लोगों ने और मेंदास से आपने काफी धैर्य के साथ जो है हम लोगों की चर्चा परिचर्चा को सुना और थैंक यू फॉर दैट. और एक जो प्रॉब्लम है जो कि अभी निदेशक महोदय ने आप सबके साथ भी साझा की थी कि जो लोग हैं वो बहुत कम जुड़ रहे हैं. सो दैट हैज टू बी चेक्ड. सो प्लीज अपने सारे साथियों से बातचीत कर लीजिएगा, ये मैं अनुरोध अभी कर रहा हूं. और थैंक यू फॉर लिसनिंग अस.